नमस्कार, मैं विशाल कुमार गुप्ता आपके लिए फिर एक नए वीडियो के साथ पेश हूँ। इससे पहले मैंने बताया था आपको दैनिक जीवन में विज्ञान और विज्ञान का क्या महत्व है, क्या लाभ हैं और किस किस क्षेत्र में उसका प्रयोग किया जाता है। चलिए हम उसके बाद दूसरे आगे वाले टॉपिक के बारे में आज जाना जाता है, जो कि हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण खोज। हमारा जो टॉपिक है अगला महत्वपूर्ण खोज, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, ऑक्सीजन की खोज जोसेफ नामक वैज्ञानिक ने, जिनका पूरा नाम था जोसेफ प्रिस्टले, जिन्होंने 1774 में इसका खोज किया था। उसके बाद उसी ऑक्सीजन का नामकरण, जो कि इससे पहले ऑक्सीजन का असली नाम नहीं दिया गया था, उसको नामकरण करने के लिए एंटोनी लेवेंजियर ने सन 1774 में उसका नामकरण किया। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ये हमारे ऑक्सीजन लेने के बाद जो गैस हम बाहर छोड़ते हैं उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं, जिसका खोज जोसेफ ब्लैक नामक वैज्ञानिक ने 11 जून 1754 में किया था। उसके बाद हमारा आता है तीसरा टॉपिक, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त का रंग लाल दिखाई पड़ता है और उसका खोज ह्यूनफील्ड नामक वैज्ञानिक ने 1840 में किया था। उसके बाद हमारा आता है चौथा प्रश्न। इसमें क्या है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को हम सभी जगहों पर देखते हैं, क्योंकि हमारे आसपास में पेड़ पौधे मौजूद हैं। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती तो पौधों पर फल नहीं लगता, और फल नहीं लगता तो हमें आम, सेब, केला ये सब चीज़ें हमें प्राप्त नहीं होती। जिसका खोज यान इंगेनहाउस नामक वैज्ञानिक ने 1730 से 1799 में उन्होंने अपने लैब में परीक्षण किया था। उसके बाद उन्होंने सन 1789 में उसका खोज किया। उसके बाद आइए जानते हैं पांचवा क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम अदर भाषा विज्ञान में पावर हाउस के भी नाम से जानते हैं, और इसका खोज ऑल्टमान नामक वैज्ञानिक ने 1836 में किया था। फिर चलिए अगले छठवां प्रश्न पे आते हैं। ये हमारा प्रश्न है, जीव द्रव्य की खोज। जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने 1835 में इसका खोज किया था, और जीव द्रव्य की नामकरण पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने 1839 में किया। वही हमारा सातवां प्रश्न, जीवाणु की खोज। जीवाणु की खोज जो है एंटोनी वान लीवेनहॉक ने 1683 में किया था। उसके बाद हमारा आता है आठवां प्रश्न, जो कि हमारा है कोशिका। कोशिका को आप जानते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ सेल से ही बनी हुई है, और कोशिका की सबसे छोटी इकाई, क्योंकि हमारे जो भी घर का निर्माण होता है या हमारा ह्यूमन बॉडी का, या हर एक चीज़ों में देख लेते हैं तो सबसे छोटी इकाई ही हमारा कोशिका ही है। इसलिए कोशिका का रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसका खोज किया। उसके बाद कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने 1838 से 1839 में इसका खोज किया। उसके बाद चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आइए जान लेते हैं उसके आगे का जो प्रश्न हमारा। उसके बाद हमारा प्रश्न आता है अगला 9वां नंबर,
विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने 1892 में किया था। उसके बाद फिर देख लेते हैं अगला हमारा जो प्रश्न है 10वां नंबर। रेबीज टीका का खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने 1812 से लेकर 92 के बीच में इन्होंने किया था। और जो ये रेबीज नामक विषाणु से फैलता है जो कि कुत्ता काटने पे होता है। उसके बाद अगले प्रश्न पर देख लेते हैं परमाणु बम। परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हान ने 1941 में किया था। और परमाणु बम आप लोगों को पता है ये बहुत विषैला होता है जिसका बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 एक्स किरण। एक्स किरण ये बहुत प्रचलित है। किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई घटनाएं घट जाती है या हाथ पैर टूटने की कंडीशन में एक्स किरणों के द्वारा ही उसका हड्डी का पिक्चर लिया जाता है, जिसके कारण उसका पता लग पाता है कि उस व्यक्ति का कौन सा पार्ट में जो भी प्रॉब्लम होता है वो पता चल जाता है। उसके बाद देखते हैं एक्स किरण की खोज विल्हेम रॉन्टन ने 1895 में किया था। उसके बाद हमारा आता है नंबर 13 सौर मंडल। पृथ्वी के ऊपर जो भी उपस्थित है चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, तारा, ये सब क्या है सौर मंडल के ही अंतर्गत आते हैं। और इसका खोज कोपरनिकस ने 1540 में किया था। उसके बाद आते हैं नंबर 14 ग्रहों की खोज। ग्रह जैसे हैं पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ये सब ग्रहों की खोज केपलर ने 1601 ईस्वी में इसका खोज किया था। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 15 विद्युत बैटरी। विद्युत बैटरी का खोज अलेसांड्रो वोल्टा ने 1800 ईस्वी में खोज किया था। और लिथियम आयन बैटरी आप लोगों को पता होगी, जो भी लैपटॉप, मोबाइल, इन सब या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर कोबाल्ट के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया करके उसका निर्माण किया जाता है। और यह कोबाल्ट हमें अधिक मात्रा में अगर वर्ल्ड के मैप में देखा जाए तो भारत से अभी बहुत ही दूर शिकागो नामक जगहों पे इस जगह पे बहुत ही अधिक मात्रा में कोबाल्ट प्राप्त होता है, जो कि इस समय अधिक मात्रा में वहाँ से प्राप्त करने के लिए चीन को जाना जाता है, जो कि अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उसी के पास बन रहे हैं। और भी देशों में इसकी सेवाएं ब्लैक रूप में सप्लाई किया जाता है। उसके बाद नंबर आते हैं 16 नंबर पे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर तो आप सभी लोग जानते होंगे। जो ट्रांसफार्मर है उसी के माध्यम से बिजली के तार गांव-गांव तक पहुंचाए जाते हैं और उससे होकर के बिजली सभी लोगों के घरों तक पहुंचती है, जिसका खोज माइकल फैराडे ने 1831 में किया था। और उन्होंने ही डायनेमो का खोज किया था। अगर डायनेमो नहीं होता तो हमें बिजली प्राप्त नहीं होती। उसके बाद आते हैं 17 नंबर प्रश्न पे विटामिन। विटामिन का खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने 1911 में किया था। और विटामिन के बहुत से प्रकार हैं,
चलिए देख लेते हैं, कुछ आगे के प्रश्न भी अभी बाकी थे महत्वपूर्ण खोज का। इसमें आता है हमारा प्रश्न, गुणसूत्र क्रोमोसोम का नामकरण W. वाल्टियर ने 1888 में किया था। वाल्टर सूटन एंड थियोडर बोवेरी क्रोमोसोम जो होता है इसका थियरी इनहेरिटेंस में 1902 में दिए थे। उसके बाद आता है हमारा, इस वाले के बाद आता है हमारा दूसरा टॉपिक यूरिया। यूरिया को सबसे पहले लैब में बनाया गया था और इसका खोज 1873 में हिलेरी राउल नामक वैज्ञानिक ने प्राप्त किया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न होता है नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर का खोज एनरिको फर्मी ने 1942 में किया था। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। ऐसे आप लोगों को पता भी होगा, ब्लड ग्रुप हमारे शरीर में प्रेजेंट होते हैं और जानवरों में भी पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप का खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 में इसका खोज किया था। उसके बाद हमारा आता है अगला प्रश्न इंसुलिन, जिसका खोज फ्रेडरिक ग्रांड बेंटिंग ने 1921 में किया था। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है लेजर किरण। लेजर किरण का चार्ल्स टोन्स, उन्होंने 1960 में इसका खोज किया था। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का खोज डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में इसका खोज किया था। अगर नाइट्रोजन नहीं होता हमारे वायुमंडल में, जो भी हम दलहनी फसलें खाते हैं, अरहर, मसूर, चना, मटर, इन सब की जड़ों में रूट नीड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इनमें रूट नीड्यूल्स में नाइट्रोजन का कार्य राइजोबियम नामक बैक्टीरिया इस एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले करके इसकी जड़ों में पहुंचाते हैं, जिसके कारण हमारी दलहनी फसलों में दाल की फसलें उत्पन्न होती हैं। उसके बाद आते हैं लास्ट प्रश्न हमारा है हैनीमैन। हैनीमैन के नाम होम्योपैथ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि होम्योपैथ का जो इलाज होता है मीठी गोली वाली दवाई, जिसका जर्मन चिकित्सक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुएल हैनीमैन 1772 में किए थे, जिनको हम शॉर्ट नामों से हैनीमैन के नामों से जानते हैं। जैसे होम्योपैथ की जो भी दुकानें उपलब्ध होती हैं हमारे आसपास, वहाँ पर अधिकतर हैनीमैन स्टोर के नाम से ही उसको जाना जाता है। ये रहा था हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। चलिए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जिसमें से हमारा पहला प्रश्न है साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है? इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि पानी के में जब साबुन का बुलबुला पड़ता है तो वहाँ पर गोल शेप ऐसे बना लेता है, जिसमें से प्रकाश से आई हुई किरणें इसके अंदर चली जाती हैं, ठीक। फिर इसमें वो घूमती रहती हैं, जिसके कारण ये ब्लू और डार्क ग्रीन इन दो कलरों का अधिक मिक्स हो करके ये हमें रंगीन प्रतीत होता है।
उसके बाद हमारा प्रश्न आता है दूसरा, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें से हमारा प्रश्नोत्तर ए सही होगा, पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर के केबल के अंदर लगी हुई जो भी प्लास्टिक होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश वेव या रेडिएशन आर पार गुजर सके। जैसे जल का रंग रंगहीन होता है वैसे ही ये ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके कारण उसमें पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब बन पाता है और ऑप्टिकल फाइबर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए देख लेते हैं इसके बाद कुछ और प्रश्नोत्तर। आइए जान लेते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, डॉल्फिन को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। देखिए, इसमें जो मछली है, मछली में तो डॉल्फिन आ नहीं सकती है। ये हमारा जो बी ऑप्शन है उभयचर में भी नहीं आ सकती है। सरीसृप जो धरती पर रेंग करके चलते हैं, जिसे हम रेप्टाइल्स के नाम से भी जानते हैं, तो इस वर्ग में भी वो नहीं आ सकता है। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है डी ऑप्शन क्या है, सही है, क्योंकि जो डॉल्फिन है ये पहले धरती पर आ करती थी। कुछ समय के बाद कुछ ऐसा परिवर्तन आया जो इन्हें धरती पर रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में जगह नहीं मिल पाया, जिसके कारण ये समुद्रों में चली गई और उसी में रहने के कारण उसके पास फिन डेवलप हो गए। लेकिन ये मैमल्स के ही कैटेगरी में आती हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है चौथा नंबर प्रश्न, नीलगाय निम्नलिखित में से किस परिवार से संबंधित है। एक बार देख लीजिए, इसमें आपको लग रहा होगा कोई ऑप्शन। देखिए, जो गाय है नीलगाय से संबंधित नहीं है, क्योंकि घर पर गायों को पाला जाता है, बकरी को भी घर पर पाला जाता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बचते हैं दो प्रश्न। हमारा भेड़ भी नहीं होगा। इसके बाद हमारा आता है डी ऑप्शन, जो सही है, हिरण, क्योंकि जो नीलगाय है ये अधिकतर खुले खेतों में और वनों में पाई जाती हैं, और जो हिरण भी होते हैं उन्हीं के संग में पाए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।